बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही थी गद्य का आखिरी पाठ कारतूस, और जिसका कि आधा हिस्सा मैंने आपको पढ़ा दिया था। आपको मैंने वज़ीर अली के साहस की बातें इससे पहले वाले वीडियो में बताई थी कि लेफ्टिनेंट ने जब कर्नल से कत्ल के बारे में पूछा तो कर्नल ने बताया कि अंग्रेज़ों ने वज़ीर अली को पद से हटाने के बाद बनारस भेजकर 3 लाख सालाना वजीफ़ा तय कर दिया। कुछ माह बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलवाया। इस पर वज़ीर अली ने कंपनी के वकील की शिकायत कलकत्ता क्यों बुलाया गया ये करने के लिए कंपनी के वकील के पास जाता है। जब उसकी बातें नहीं सुनी जाती बल्कि उल्टा उसे भला बुरा कहा जाता है, तब वो खंजर से वकील का काम तमाम कर देता है और अपने साथियों के साथ आजमगढ़ चला जाता है। आजमगढ़ के शासकों ने उसे हिफाजत से घाघरा तक पहुंचा दिया। उसके बाद से उसका काफिला जो है वो जंगल में भटक रहा है, जिसे खोजने के लिए कर्नल और लेफ्टिनेंट ने अपनी फौजों के साथ डेरा डाल रखा है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है कि मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है। कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। मुख्य रूप से यही उसकी स्कीम थी कि किसी तरह से अपनी ताकत को बढ़ा ले। सादत अली तो अंग्रेज़ों के चंगुल में पड़कर लालच में पड़ गया था। वो चाहता था कि सादत अली को भी उसके पद से हटा करके बस किसी तरह अंग्रेज़ों के शासन से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया जाए। लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि वो पहुंच भी गया हो। तो कर्नल जवाब देता है कि हमारी फौजी और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। उसी समय ये लेफ्टिनेंट और कर्नल आपस में बैठ के बातें करते हैं कि हमारी फौजी और नवाब सादत अली के सिपाही हमारे साथ मिलकर उसका पीछा कर रहे हैं, खोज रहे हैं और उम्मीद भी है कि वो इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा होगा। तभी एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल अचानक उठकर, क्या बात है? तो सिपाही कहता है कि दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है, मतलब दूर से ही कहीं धूल सा उड़ता हुआ, मतलब किसी के चलने से, भगदड़ मचने से जैसे धूल उठती है, ठीक वैसे ही धूल उठती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नल कहता है कि सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। अब वज़ीर अली का डर तो सबके मन में था ही, और उन्हें ये उम्मीद भी थी कि वो हो न हो इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा होगा। तो
सतर्क करना एकदम बिल्कुल स्वाभाविक था। वो कह देते हैं कि चलो भाई तैयार रहो, सिपाहियों से कह दो तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है ये सूचना देने के लिए कि तैयार रहें। लेफ्टिनेंट जो खिड़की के बाहर बिल्कुल देखने में बड़ी तन्मयता के साथ देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसे, वो कहता है कि गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। अब उसने कहा कि धूल तो इतनी ज़्यादा है कि जिसे देख के ये लग रहा है कि जैसे एक बड़ी फौज या काफिला या समूह जो कहिए चला आ रहा हो, लेकिन दिखाई से फेंक ही पड़ रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। अब सबके दिमाग में चढ़ता है कि एक ही सवार है, धूल इतनी उड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग पीछे हैं, क्योंकि दिखाई एक ही पड़ रहा था। और सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है, ताली बजाता है कि आओ पता लगाओ। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। तो ऐसी बात सुनकर कर्नल ने गुप्तचरों को बुलाया, ताली बजाया और गुप्तचरों को बुला के पता लगाने के लिए भेज देता है कि पता लगाओ क्या बात है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। तो लेफ्टिनेंट कहता है सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सुबह की तो कोई गुंजाइश नहीं, मतलब शंका की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये निश्चित है कि कोई इसी तरफ चला आ रहा है, यानी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो हमसे मिलने आ रहा है, या हमें कोई संदेशा देने आ रहा है, या कोई गुप्तचर किसी का हो सकता है, या हो सकता है कि वजीर अली का कोई सिपाही हो जो उसके बारे में बताने आ रहा हो। कई बातें यहाँ पर बिल्कुल शंका खड़ी कर देने वाली थी। और टापों की आवाज़ जो रहती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, बहुत पास आकर रुक जाती है। अब सवार बाहर से, सवार एकदम बिल्कुल खेमे के करीब आकर के, जहाँ लेफ्टिनेंट और कर्नल भीतर बैठे बातें कर रहे थे, बिल्कुल करीब आके कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा चिल्लाकर बहुत खूब, सवार बाहर से आवाज़ देता है, मुंह से आवाज़ निकालता है करके। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल से मिलने के लिए उसने बता दिया कि भाई मुझे कर्नल से मिलना है। सवार के पास कोई सिपाही के पास कोई रास्ता नहीं रहता। वो अंदर जाता है और जाके कहता है कि जो सवार आया है वो आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है कि भेज दो। लेफ्टिनेंट वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। अब ये सीधी सी बात है कि किसी के मन में ये तो नहीं आ सकता कि वो वजीर अली होगा, क्योंकि सबको ये पता था कि वजीर अली इस तरह नहीं आ सकता, या वजीर अली को पकड़ना इतना आसान नहीं है।
तो लेफ्टिनेंट कर्नल के मन में शंका उठती है कि निश्चित है कि कोई न कोई उसके चंद सिपाहियों में से ही फूट पड़ जाने के कारण अलग हुआ होगा और संभवतः वही हमें उसका संदेशा देने आ रहा होगा। तो वो कह देता है कि भेज दो, और लेफ्टिनेंट बताता है कि पक्का कोई वजीर अली का आदमी होगा। कर्नल खामोश रहो, सवार सिपाही के साथ तभी अंदर आ जाता है। आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। यानी कि वो जो सवार आया रहता है वो अकेले में कुछ कहना चाहता है। कर्नल को लगता है कि यहाँ तो कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं, कर्नल और खुद लेफ्टिनेंट। तो कर्नल साहब कहता है कि साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राधे दिल कह सकते हैं कि आपके दिल में जो भी बातें आती हैं आप उसे कह दीजिए। लेकिन सवार को ये लगता है कि हर जगह हर बातें नहीं की जा सकती। लोग कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, न जाने कौन कहां से सुन रहा होगा। तो सवार कहता है कि दीवार हमगोश दारत तन्हाई, वही कि बस कुछ नहीं, मुझे जो बातें कहनी है वो सिर्फ अकेले में की जा सकती हैं। तो कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा कर देता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, तो जरा आश्चर्य से चारों ओर देखकर सवार कहता है कि आपने इस मकाम पर खेमा क्यों लगा रखा है, यानी आप इस स्थान पर इतनी फौजें लेकर क्यों पड़े हैं। कर्नल जवाब देता है कि कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो सवार को थोड़ा आश्चर्य होता है और वो क्या कहता है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। जब सवार ने ये कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब, तो वजीर अली को इस बात का पता चल गया कि उनके उस खेमे के बीच में उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। हफ्तों और बैठे रहेंगे एक खेमा डाले, लेकिन वजीर अली को नहीं पकड़ पाएंगे। ये बात खुद वजीर अली सोच रहा है। तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि इनमें से कोई भी वजीर अली को नहीं पकड़ सकता। आश्चर्य की बात है, तो वो सोचता है, तो पूछ भी बैठता है क्यों। तो सवार ने जवाब दे दिया कि वो एक जाबाज सिपाही है और जाबाज सिपाही को पकड़ने के लिए दमखम चाहिए। कर्नल भी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैंने सुन रखा है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि जो सवार खेमे में आकर खड़ा होकर उससे बात कर रहा है वो वजीर अली को इतनी अच्छे से क्यों जानता है
और कैसे जानता है? तो कर्नल ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? सवार तो जिस काम के लिए आया था उसी को कहता है कि चंद कारतूस, यानी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़े से कारतूस चाहिए। तो कर्नल पूछता है किस लिए? ये पूछना स्वाभाविक है कि तुम सवार लग भी रहे हो और तुम्हें कारतूस भी चाहिए। तो पूछता है किस लिए? तो सवार ने कहा कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। अब सवार को ये कहने पर कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, तो उसके मन में आ जाता है कर्नल के कि पक्का ये आदमी भी वजीर अली का उन्हीं के समान दुश्मन होगा। सवार की ये बात सुनकर कर्नल बहुत खुश हो जाते हैं और बड़ी खुशी खुशी कारतूस दे देते हैं। कहते हैं ये लो 10 कारतूस। कहते हैं कि ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ा के ले लेता है और शुक्रिया अदा कर देता है। तब कर्नल ने के मन में आया कि भला ये है कौन? तो उसने प्रश्न किया, आपका नाम? तब जाके सवार ने कहा वजीर अली। उसने अपने मन के भेद को कह दिया। जाबाज सिपाही का ये सबसे बड़ा नमूना है यहाँ पर कि उसके अंदर जिगर था, ताकत थी, साहस था। तभी तो दुश्मन के खेमे में घुस के खुद दुश्मन से कारतूस मांग लेता है और अपना परिचय भी दे देता है। सामान्य आदमी के बस की ये बात नहीं है। सामान्य आदमी ये काम नहीं कर सकता कि वो दुश्मन के खेमे में घुसकर अपना परिचय भी दे दे और कारतूस भी मांग ले। वजीर अली के अंदर जो दमखम था उसके बल पर वो बिल्कुल हिम्मत और ताकत से इस बात को उनके सामने रख देता है कि वजीर अली हूं और आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूं। उसने कहा कि आपने मांगने पर मुझे कारतूस दिए हैं तो मैं आपको नहीं मारूंगा, आपकी जान बख्श देता हूं। और ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। टापू की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे घोड़े के टापू की आवाज़ आते समय सुनाई पड़ी थी वैसे ही वो जाते समय टापू का शोर सुनाई पड़ने लगता है। कर्नल जैसे एक झटके से सन्नाटे में आ जाता है। उसको अपनी आंखों और अपने कान पर विश्वास नहीं होता कि भला कोई ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है कि दुश्मन के खेमे में घुसकर उससे कारतूस मांग ले। कुछ भी हो सकता था, चारों ओर से घेरा जा सकता था, मार दिया जा सकता था, लेकिन वजीर अली को कैसे ये विश्वास जगा कि वो अपने इस काम को अंजाम दे देगा। वजीर अली के पास
कारतूस की कमी थी और अपने कुछ सिपाहियों के साथ वो जंगल में भटक रहा था। संभवतः इसीलिए उसने हिम्मत की होगी कि चलकर खेमे में रहने वाले सिपाहियों से कारतूस लाया जाए, और वो परिचय दे देता है कि मैं वजीर अली हूं। कर्नल के कान में तो लगता था गरम शीशा पड़ गया हो। उसको अपने कान पर सुनी आवाज पर विश्वास नहीं हो रहा था कि भला इतनी हिम्मत करने वाला वजीर अली, इतनी हिम्मत वजीर अली में कहां से आ गई। थोड़ा आश्चर्य होता है, सन्नाटे में हो जाता है कर्नल। हक्का बक्का खड़ा है, उसकी समझ में नहीं आता है कि अब वो उसके आगे क्या करे। सिपाहियों को आदेश दे वजीर अली को पकड़ने की, या खुद वजीर अली के पीछे जाए। जितनी तेजी से वजीर अली घोड़े के साथ टापू की आवाज करते धूल की गर्द से भरे वातावरण के बीच से निकल कर आया था, उतनी ही तेजी से वो वहां से चला गया। और साथ ही उसने चेतावनी दे दी कि आपने मेरी जान बख्शी है, इसलिए मैं यहां से बिना मारे आपको छोड़ के जा रहा हूं। नहीं तो जैसे कंपनी के वकील की हत्या उसके घर में घुसकर वजीर अली ने की थी, वैसे ही वो ये भी कर सकता था। और किसी को गिरफ्तार करने तक की हिम्मत नहीं थी। वो हक्का बक्का बिल्कुल खड़ा रह जाता है। लेफ्टिनेंट पूछता है कि कौन था। कर्नल की जैसे जबान सूख गई थी। बस उसके मुंह से एक शब्द निकला कि एक जाबाज सिपाही। अब एक जाबाज सिपाही का ये कारनामा था कि वो वजीर अली के खेमे में घुसकर उससे कारतूस ले लेता है। तो ये अपने में एक साहस और जाबाजी का नमूना था कि कारतूस लेने के लिए उसने कितनी बड़ी हिम्मत की। अब पाठ में बहुत छोटे से अंश को विस्तार से बताया गया है। वास्तव में वजीर अली से जो दहशत अंग्रेजों में फैली थी उसका ये साक्षात नमूना है कि किस तरह वजीर अली हिम्मत करके वकील की हत्या भी करता है, और जिस जंगल में खेमा डाले हुए हफ्तों से लोग बैठे हैं उसी के आसपास वो मंडरा रहा था, मगर उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। यही वजह तो थी कि वजीर अली खुद खेमे में घुसकर कारतूस मांग कर निकल जाता है और उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। इतनी बड़ी बात होने पे कर्नल हक्का बक्का रह गया, सन्नाटे में आ गया। तो ये कम आश्चर्य में डालने वाली चीज नहीं है, अर्थात बहुत बड़ा आश्चर्य था। अब प्रश्नों की बात अगर करें तो मैंने आपको गद्य के सारे पाठों को दोहरा दिया है और पद्य पे मैं इसके बाद आऊंगी। पद्य के पाठों को पढ़ाऊंगी आपको।
लेकिन पाठों पर आधारित जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, सीन पैसेज के हिसाब से, पठित अंश के आधार पर, तो गोरखपुर के जंगल में किसने डेरा डाल रखा था और क्यों, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आप तो जानते ही हैं कि गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालीन ने अपनी सेना के साथ डेरा डाल रखा था और उसका जो उद्देश्य था वो था वजीर अली को पकड़ने का, जो उसी जंगल में छुपा हुआ था। और वजीर अली अंग्रेज़ों को अपना दुश्मन समझता था, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहता था। इसलिए गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालीन ने डेरा डाल रखा था। उसे जंगल की जिंदगी खतरनाक क्यों लग रही थी? अब जंगल की जिंदगी खतरनाक लगने की वजह थी, उन्हें वजीर अली और उसके सिपाहियों के हमले का डर हमेशा बना रहता था। और हुआ भी वही। उसी खेमे में वजीर अली प्रवेश करके कर्नल से कारतूस ले लेता है। बस फर्क इतना था कि कारतूस मिल जाने के कारण उसने ये कह दिया कि मैं आपकी जान बख्शी करता हूं। जंगल का वातावरण वैसे भी भयावह होता है, सुख सुविधा के साधन नहीं होते, सिपाहियों की जिंदगी एक सीमित स्थान पर रहकर बिल्कुल वो तंग आ चुके थे कि कुछ मुट्ठी भर सिपाही को लेकर के वजीर अली इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा पड़ा है, मगर उसका पता नहीं चल रहा। तो जंगलों की जिंदगी से वो बिल्कुल तंग आ गए थे। कदम कदम पर खतरे मंडराते थे। फिर भी कंपनी का आदेश था कि वजीर अली को पकड़ा जाए, तो उनकी मजबूरी थी कि वो जंगलों में डेरा डाल के उसको पकड़ने की कोशिश करें। वजीर अली उन्हें भूत क्यों लग रहा था? कहता है ना कि वो आदमी है या भूत। तो वजीर अली उन्हें भूत क्यों लग रहा था? तो भूत उन्हें इसलिए लग रहा था कि उन्हें पकड़ने के लिए पूरी फौज लेकर के कर्नल कालीन उसी जंगल में डेरा डाले हैं और उसका कुछ अता पता नहीं है। हफ्तों हो गए, वहाँ के सिपाही तंग आ गए, लेकिन फिर भी कुछ भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो सिपाहियों के मन में ये आता है कि वो आदमी है या भूत। इतनी बड़ी फौज लेके हम उसे ढूंढने निकल रहे और फिर भी वो नहीं मिलता, तो वो भूत है या आदमी है, ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था। अब एक प्रश्न, सादत अली कौन था, बहुत पूछा जाता है छोटे प्रश्नों में। तो सादत अली कौन था, ये प्रश्न आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और कौन सी दुर्भावना उसके मन में चल रही थी? तो सादत अली जो था वो आसिफुद्दौला का भाई था और वजीर अली का चाचा था। और उसके मन की जो दुर्भावना थी वो ये थी कि वजीर अली उसकी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि आसिफुद्दौला के को संतान न होने के से सादत अली को अवध की गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया गया था। तो वो उसे मारकर अपना राज्य प्राप्त कर सकता है। सादत अली दूसरा जयचंद
है स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। सादत अली, दूसरा जयचंद है, इसे स्पष्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सादत अली अवध का शासक बनने के लिए अंग्रेजों से मिल गया था और देश को गुलाम बनाया जा रहा था। ठीक ऐसा ही कार्य जयचंद ने किया था कि अपनी जमीन से धोखा देना। इसलिए सादत अली को जयचंद का नाम दिया गया है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि शाही जमा कौन था, उसे किसने भारत बुलाया। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। तो शाही जमा अफगानिस्तान का शासक था और 1800 के आसपास भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो चुका था। वह भारत के नवाबों को पसंद न था। अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए टीपू सुल्तान, शमसुद्दौला और वजीर अली ने भारत पर आक्रमण करने का उसे निमंत्रण दिया था। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न है कि अंग्रेजों को किस बात की चिंता सताई जा रही थी। तो अंग्रेजों को चिंता सता रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारत में जो लहर दौड़ गई थी वो अगर कामयाब हो गई तो भारत के में शासन करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। टीपू सुल्तान, वजीर अली, शमसुद्दौला सब मिलकर कंपनी के नाक में दम किए हुए थे और इसलिए उनकी चिंता का बढ़ जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो मैंने आपको इस पाठ के जो छोटे मोटे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो भी आपको बता दिए हैं। पाठ के प्रश्न आप कर चुके हैं। पाठों पर आधारित प्रश्नों में मैंने कुछ प्रश्नों को आपसे साझा किया, आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।